हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। अपने लेक्चर्स चल रहे थे इंडियन पॉलिटी को लेकर के, और इंडियन पॉलिटी के बारे में जब स्टार्ट करा था तो मैंने बताया था कि भारत के संविधान में कुछ तो आर्टिकल्स हैं और कुछ शेड्यूल्स हैं, और इन आर्टिकल्स को फिर डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है डिवाइड कर रखा है। तो अब अपन जो है उन शेड्यूल्स के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत के संविधान के अंदर दे रखे हैं और उन शेड्यूल्स में क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो क्या टॉपिक हो गया? शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए, पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि शेड्यूल्स हैं कौन कौन से। ठीक है, उसके बाद उनको याद करने का तरीका, और 2 स्लाइड के अंदर शेड्यूल्स खत्म हो जाएंगे आपके। ठीक है, आइए। मैंने बताया 12 शेड्यूल हैं, मैं एक एक करके शेड्यूल लिख रहा हूँ। देखिए, फर्स्ट शेड्यूल, क्या बता रखा है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द इंडिया, जिसके अंदर कितने स्टेट्स हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, ये किस में लिख रहा है? फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिखा हुआ है। सेकंड शेड्यूल में क्या लिखा हुआ है? एमोल्यूमेंट्स ऑफ ऑफिस बियरर्स। एक तरीके से कितनी सैलरीज हैं, कितने पर्क्स हैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स के। कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट? जैसे कि प्रेसिडेंट महोदय की सैलरी कितनी है, वाइस प्रेसिडेंट महोदय के एमोल्यूमेंट्स कितने हैं। ठीक है, और अन्य लोगों की जितने भी डिग्नेटरीज हैं जिनके संविधान के अंदर संवैधानिक पद हैं, उनके एमोल्यूमेंट्स कितने हैं, वो सेकंड शेड्यूल में देखने को मिलता है। फिर थर्ड शेड्यूल आ जाता है, ओथ्स एंड अफर्मेशन। यानी कि जब भी आप किसी संवैधानिक पद पर जाते हो तो एक शपथ आपको लेनी पड़ती है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट बन गए। प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शपथ दिलाते हैं कि भाई मैं भारत के संविधान की रक्षा करूंगा, उसका प्रोटेक्शन करूंगा, उसके हिसाब से ही कार्य करूंगा। तो हर पद की अपनी अपनी एक शपथ होती है, ओथ होती है। वो कहाँ लिखी हुई है? थर्ड शेड्यूल में लिखी हुई है, ओथ्स एंड अफर्मेशंस। ठीक है, फोर्थ, सीट्स इन राज्यसभा। सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा के अंदर हर राज्य की कितनी कितनी सीट्स हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की कितनी सीट हैं, यूपी से कितने सांसद चुनकर राज्यसभा के अंदर जाएंगे, राजस्थान से कितने सांसद चुनकर राज्यसभा में अंदर जाएंगे। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? सीट्स इन राज्यसभा, फोर्थ शेड्यूल में लिखा हुआ है। आपको जो हम लोग बुकलेट देंगे, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था, उसके अंदर ये सीट्स भी बता रखी हैं कि किसके पास सबसे मैक्सिमम सीट है राज्यसभा में, मिनिमम राज्यसभा की सीट्स कौन से राज्य के पास में। ठीक है, अब पांचवा शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज। भारत के अंदर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे जनजातियाँ काफ़ी अधिक मात्रा में निवास करती हैं, और उन जनजातियों का अपना एक अलग कल्चर, ट्रेडिशन होता है जिनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की ज़रूरत होती है। इसलिए राज्य सरकार या केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप उनके कार्यकलापों में नहीं करती है, बल्कि अपॉर्चुनिटी देती है कि उस क्षेत्र को उन्हीं के कानूनों के द्वारा मैनेज करा जाए। ठीक है, तो ऐसे एरियाज़ को कहते हैं शेड्यूल्ड एरियाज। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज शेड्यूल 5 के अंदर लिखा गया है। शेड्यूल्ड एरिया से मिलता जुलता एक दूसरा एरिया आता है ट्राइबल एरियाज, 6th शेड्यूल में देखने को मिलता है
एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, कुछ एरियाज ट्राइबल एरियाज डिक्लेयर कर रखे हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा वो 6th शेड्यूल में लिखा हुआ है। ठीक है, 7th शेड्यूल में इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं। थ्री लिस्ट के बारे में लिखा हुआ है। थ्री लिस्ट वही लिस्ट जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कॉनकरेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट पर संसद, भारत की संसद कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट पर राज्यों की विधानसभा कानून बना सकती है और कॉनकरेंट लिस्ट पर दोनों ही कानून बना सकते हैं। कौन पहले बना दे उसका चल जाता है, और उसमें भी अगर विधानसभा ने कोई कानून बनाया है और उसके बाद अगर संसद कानून बना दे तो संसद का कानून मान्य रहता है। ये भी आगे संविधान में लिखा हुआ है। तो थ्री लिस्ट के बारे में अपन को 7th शेड्यूल के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, फिर 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पता चलता है कि भारत की कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं जो कि भारत ने रिकॉग्नाइज कर रखी हैं। ठीक है, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। 9th शेड्यूल्स में लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के कुछ प्रावधान कर रखे हैं। ठीक है, तो ये 9th शेड्यूल के अंदर आते हैं। 10th शेड्यूल के अंदर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए और एमपी बेस्ड ऑन डिफेक्शन, इसके बारे में प्रावधान कर रखा है। अभी डिफेक्शन क्या होता है, मान लीजिए आपने जनता को धोखा दिया बतौर एमपी और एमएलए। इसमें क्या करा आपने कि चुनाव तो लड़ा कि साहब मैं पर्टिकुलर XYZ पार्टी से हूँ और XYZ पार्टी का मान करके आपको किसी ने जिता दिया, और फिर फाइनली आपने क्या करा, पार्टी बदल ली अपनी और किसी ABC पार्टी के अंदर चले गए। तो ये क्या हुआ, दल बदलू राजनीति हो गई। इसको कहते हैं एंटी डिफेक्शन, इसको कहते हैं डिफेक्शन। तो उसके लिए एक एंटी डिफेक्शन लॉ भी बनाया गया है जिसके कारण आपकी सदस्यता रद्द हो सकती है, डिस्क्वालिफिकेशन हो सकती है। वो 10th शेड्यूल के अंदर मेंटेन होता है। 11th शेड्यूल, 11th शेड्यूल के अंदर क्या है, 11th शेड्यूल के अंदर आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। पंचायतों के बारे में जो प्रावधान करे गए हैं, उनको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, उनको कुछ रोल्स रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, वो 11th शेड्यूल के अंदर देखने को मिलता है। 12th शेड्यूल के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज, इनके बारे में प्रोविजंस देखने को मिलते हैं। तो ये 12 की 12 शेड्यूल मैंने आपको सिंपल भाषा में याद करा दिए। अब इनका फॉर्मूला देख लेते हैं ताकि आपको भी याद रहे। देखिए क्या फॉर्मूला है, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM। उल्टा शुरू करते हैं, M से म्यूनिसिपैलिटी,
इसके प्रावधान जो है 12वें शेड्यूल में है म्यूनिसिपैलिटी में। 11 शेड्यूल किसके हैं? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के प्रावधान है इसके अंदर। फिर डी से क्या हो गया? ये 10 शेड्यूल था ना, ये 12th 11th 10th, डी से हो गया डिफेक्शन, डिस्क्वालिफिकेशन बेस्ड ऑन डिफेक्शन। एल से क्या हो गया? लैंड रिफॉर्म्स। कौन सा शेड्यूल था? 9th शेड्यूल था, ठीक है। फिर ओ से क्या हो गया? ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सा शेड्यूल था? 8th शेड्यूल था। फिर क्या हो गया? 8th आ गया। अब ये 7th शेड्यूल में क्या आ गया? फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट का मतलब ये है कि 3 तरीके की लिस्ट हो गई है आपकी। कौन कौन सी? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो आप एफ से आप ये याद रखिएगा। अब चलो यहां पर छोड़ो, अब यहां से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट शेड्यूल क्या कह रहा है? टेरिटरी को डिफाइन कर रहा है, कितने स्टेट्स, कितने यूनियन टेरिटरीज, ठीक है, फर्स्ट शेड्यूल। ई से सेकंड में क्या आ गया? एमोल्यूमेंट्स, यानी जो आप सैलरी वगैरह कहते हो, डिग्निटरीज की सैलरीज वगैरह कितनी है, एमोल्यूमेंट्स वगैरह कितने हैं, वो आ गया। थर्ड शेड्यूल में क्या आ गया? ओथ एंड अफर्मेशन। तो ए से क्या हो गया? अफर्मेशन। कौन सा शेड्यूल है? थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। आर से क्या आ गया? राज्यसभा में कितनी सीट्स रहेंगी। एस से क्या आ गया? 5वां है ये, देखो है ना, ये क्या आ गया? शेड्यूल्ड एरियाज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है। और ओ से आप कह रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अदर एरियाज दैट आर ट्राइबल एरियाज, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अदर एरियाज। तो ये देखिए फॉर्मूले से अपन ने क्या कर लिया? 12 की 12 शेड्यूल्स को याद कर लिया और आपके एग्जाम के अंदर क्या आएंगे? ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चलो अब मैं आपको एक सवाल पूछता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट इज द कंटेंट मैटर ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ भाई, कोई ऑप्शन नहीं दे रहा हूं मैं आपको, डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। ये बताइए, मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था, क्या फॉर्मूला है? उस फॉर्मूले के बेस के ऊपर क्या आपको लगता है कि क्या इसका आंसर होना चाहिए? बताइए। 7th शेड्यूल। तो मैंने क्या करा? अपना ट्रिक लगाई, अपना फॉर्मूला लगाया, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। क्या था? फेडरल लिस्ट। तो क्या आ गया इसका आंसर? लिस्ट, फेडरल लिस्ट। कौन सी लिस्ट? 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट, और वो तीनों लिस्ट कौन कौन सी हैं मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये फॉर्मूला मैंने आपको याद करा दिया था, ठीक है। आगे देखिए, जो 10th शेड्यूल है काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बार बार यहाँ लिखा जा रहा है कि 10th शेड्यूल में डिफेक्शन के बारे में लिखा हुआ है। और ये जो ऐड करा दोस्तों, जब ये स्टार्ट करा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था, उस समय 10th शेड्यूल नहीं था, इसका अमेंडमेंट करा गया। अमेंडमेंट करके 52वें संशोधन 1985 के द्वारा 10th शेड्यूल को ऐड करा गया। तो अपने को क्या याद रखना है? ये भी याद रखना है 52nd अमेंडमेंट 1985 से क्या जुड़ा है? 10th शेड्यूल जुड़ा है। ऐसे ही जो 9th शेड्यूल है, इसको फर्स्ट अमेंडमेंट में ही जोड़ दिया था 1951 में। हुआ क्या था कि जब देश आज़ाद हुआ तो
जो सीमांत किसान हुआ करते थे उनके पास ज़मीनें नहीं हुआ करती थी और उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हुआ करती थी। काफ़ी वो या तो ज़मींदारों के द्वारा ऑपरेसिव दबा दिए जाते थे या मनी लेंडर्स के द्वारा दबा दिए जाते थे। तो उनको ज़मीन दिलाने के लिए सरकार ने क्या करा, ज़्यादा ज़मीनें जिनके पास थी उनसे ज़मीनें अधिग्रहण करना शुरू करा ताकि सीमांत किसानों को वो ज़मीनें दी जा सकें, ताकि क्या हो, इकोनॉमिक इक्वालिटी लेकर के आए। सोशल इक्वालिटी तो लानी ही है, इकोनॉमिक इक्वालिटी भी लेकर के आनी है। उसके लिए क्या करा इन्होंने, 9th शेड्यूल बनाया। 9th शेड्यूल के अंदर जब भी कोई सरकार कोई कार्य करती है तो उसको एक पावर मिल जाती है कि फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन सरकार के ऊपर नहीं लगेगा। इसलिए सरकार फंडामेंटल राइट्स के वॉल्यूशन के एलिगेशन से बचने के लिए 9th शेड्यूल में कानून को बना करके रख देती है। और ये 9th शेड्यूल के तहत ही जमींदारों से उनकी जो जमीन थी उसका अधिग्रहण करा सरकार ने। ठीक है, क्यों? क्योंकि उस टाइम पर राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था, जो कि अब नहीं है, अब एक लीगल राइट है। आर्टिकल 300 के अंदर, 301 के अंदर देखने को मिलता है, परंतु उस समय ये एक फंडामेंटल राइट हुआ करता था। और अगर किसी की प्रॉपर्टी का आप अधिग्रहण कर लोगे तो क्या होगा, फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो जाता। इसलिए सरकार ने क्या करा, 9th शेड्यूल का निर्माण करा और कह दिया कि जो भी कानून 9th शेड्यूल के अंदर बनेंगे उसमें ये नहीं माना जाएगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो रहा है। इसलिए लैंड रिफॉर्म्स के लिए 9th शेड्यूल ऐड करा गया और सबसे पहला फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ही 1951 में 9th शेड्यूल को ऐड करा गया। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब 7th शेड्यूल के बारे में बात करते हैं दोबारा से, जो कि मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की लिस्ट होती है। उसका एक फॉर्मूला और याद करिए, 166:52। तकरीबन 100 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन पर केंद्र में संसद कानून बना सकती है। 66 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें राज्यों में विधानसभा कानून बना सकती है और 52 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें दोनों संसद और विधानसभा कोई भी कानून बना सकता है। उसको क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये एक बार आप ध्यान से देखिए। आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो, उसमें काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। आज की तारीख में तो 440 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। उन आर्टिकल्स को डिफरेंट पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके स्टडी करा जाता है। तो कौन से पार्ट में कौन से प्रोविजंस हैं उनको एक बार अपन देख लेते हैं। देखिए, पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4 क्या बताता है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, कि भारत के यूनियन का मतलब क्या है और उसकी टेरिटरी में क्या क्या आता है। अगेन इसके अंदर फिर ये मेंशन मिलता है कि कितने स्टेट्स हैं, कितने जो हैं आपके यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 आर्टिकल 1 to 4। अब आपका काम ये है कि गूगल करिए कि प्रेजेंटली भारत के अंदर कितने स्टेट्स हैं, कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, क्योंकि अभी अभी जम्मू एंड कश्मीर जो एक स्टेट हुआ करता था उसको हटा करके जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई है और लद्दाख एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दी गई है। तो अब आप गूगल करिएगा कि कितने स्टेट्स वर्तमान में हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज वर्तमान में हैं। पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 5 to आर्टिकल 11 है, ये सिटीजनशिप के बारे में बताता है। क्या बताता है कि कौन कौन भारत के नागरिक होंगे। कुछ लोग जन्म से ही भारत के नागरिक थे, कुछ लोगों को ये बोल दिया गया कि भाई आपके अगर एक पेरेंट इससे पहले भारत के नागरिक थे, इस तारीख से पहले, तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। या ये भी प्रावधान दे रखा है कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, नागरिकता कहाँ लिखी हुई है, आर्टिकल 5 से 11 में पार्ट 2 के अंदर बता रखी। ठीक है, पार्ट 3 ये आर्टिकल 12 से 35 तक है। ठीक है, क्या बता रहा है, फंडामेंटल राइट्स। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है पार्ट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो नेचुरल जस्टिस यानी नैसर्गिक न्याय की थ्योरी के ऊपर बने हुए हैं कि अगर किसी को नैसर्गिक न्याय प्राप्त ही नहीं होगा, कुछ मूलभूत अधिकार उसके होंगे ही नहीं, तो वो आदमी डिग्निटी से जी नहीं पाता। आज आप, मैं, हम जितने भी लोग हैं उनकी खुद की एक डिग्निटी है भारत के अंदर। क्यों है, क्योंकि हमको हमारे संविधान द्वारा फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं कि सरकार आपका ऑपरेशन नहीं, मतलब सरकार आपको दबा नहीं सकती है, कहीं पर भी अननेसेसरली आपको परेशान नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है, क्योंकि आपको फंडामेंटल राइट्स
उपलब्ध है। तो ये फंडामेंटल राइट्स कहाँ हैं? आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। इनको अब अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि, ठीक है। आइए पहले फंडामेंटल राइट्स देखिए। सबसे पहले तो हमने लिए कहाँ से ये प्रेरणा मिली कि फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए थे? मैंने आपको बताया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, ठीक है। अब देखिए फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले आता है आर्टिकल 12। क्या डिफाइन करता है आर्टिकल 12? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। अब आप बोलोगे सर ये स्टेट मतलब राज्य, वही वाला राज्य जैसे एमपी यूपी? नहीं, वो वाला राज्य नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में जब हम स्टेट बोलते हैं तो उसका मतलब होता है गवर्नमेंट से। किससे मतलब होता है? गवर्नमेंट से। यानी कि चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, उसके द्वारा करे गए कृत्य जो है ऐसा माना जाएगा तो दैट इज द समथिंग हैज बीन डन बाय द स्टेट। आई बात समझ में? तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट इसमें दे रखा है। दिस स्टेट कुड बी सेंटर गवर्नमेंट, it can be state government, it can be local bodies funded by government, it could be public sector undertakings or railways or whatsoever, railways or banks, government banks। तो स्टेट की एक वाइड डेफिनेशन दे रखी है आर्टिकल 12 के अंदर। क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बेसिकली इसको एनफोर्स करने का जो मेन कर्तव्य है वो किसका है? स्टेट का है। तो स्टेट है कौन? ये सारी चीजें क्या है? स्टेट है। क्योंकि यही आपके अधिकारों का हनन सबसे ज्यादा कर सकती है, इसीलिए इनको डिफाइन कराया गया है कि स्टेट कैन नॉट डू दिस। तो व्हाट इज स्टेट? ऑल दीज थिंग आर स्टेट, ठीक है। तो आर्टिकल 12 में क्या है? डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू के बारे में लिखा है। व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू? कि अगर मान लो कोई कानून संसद ने ऐसा बना दिया जो कि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेट करता है, ठीक है, या किसी अधिकारी ने ऐसा एक आदेश पारित करा जो कि किसी आदमी के फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, और न्यायपालिका के संज्ञान में यह आता है कि भाई ऐसा कुछ हुआ है, तो न्यायपालिका क्या कर सकती है? उस कानून के जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, यानी उसको रिव्यू कर सकती है और देखती है तुलना करके कि भाई इस बंदे का फंडामेंटल राइट वायलेट तो नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो ऐसे कानून को नल एंड वॉइड कर देगी। कौन कर देगी? न्यायपालिका कर देगी। इसलिए जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट है भारत में, ठीक है। तो जुडिशियल रिव्यू के प्रावधान किस में लिख रखे हैं? आर्टिकल 13 में लिख रखे हैं, और आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो 12 और 13 में क्या लिखा है ये आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे चलिए। आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 are about right of equality, कि भाई भारत में सभी बराबर हैं, कोई जाति, कोई धर्म, कोई ऊंचा नीचा, अमीर गरीब कुछ नहीं है, सब बराबर हैं। और जब सब बराबर होंगे तभी तो हार्मोनी डेवलप होगी देश के अंदर, भाईचारे से रहेंगे हम लोग, तभी तो देश उत्थान करेगा। इसलिए फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 और आर्टिकल 18 में दे रखे हैं। क्योंकि इससे पहले क्या होता था? कुछ एक जाति विशेष वर्ग हुआ करते थे जिनको बहुत दबाया जाता था उच्च वर्ग के द्वारा, ठीक है, और उनका बहुत शोषण होता था। उस शोषण से बचाने के लिए आर्टिकल 14 टू 18 में राइट टू इक्वालिटी दिए गए। कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्पेसिफिकली आप देखो आर्टिकल 14 में तो राइट टू इक्वालिटी है, यानी एवरीबडी इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ। कानून के सामने हर आदमी इक्वल है, ये कहां लिखा है? आर्टिकल 14 में, यानी हर आदमी क्या है? बराबर है।
आर्टिकल 15, इक्वालिटी स्टेट शेल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन सिटीजन्स, नागरिकों के बीच में के अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा स्टेट, जस्ट बिकॉज किसी की कास्ट अलग है, किसी का क्रीड अलग है, सेक्स अलग है, धर्म अलग है। सिर्फ इस बेस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता स्टेट। कौन स्टेट? जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स, चाहे स्टेट गवर्नमेंट राज्य वाली हो, चाहे सेंटर वाली हो, चाहे कोई लोकल बॉडी हो, चाहे कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो, सरकारी बैंक हो, रेलवे हो, कोई ऐसा नहीं कर सकता। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आगे चलिए। इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो सरकारी नौकरियां मिलती हैं उनमें सभी लोग बराबर होने चाहिए। किसी जाति, धर्म, किसी वर्ग विशेष को थोड़ी हम ये बोलेंगे कि भाई तुम उच्च कुल से हो तो तुमको जो है ये नौकरी दी जाती है। पुराने ज़माने में ऐसा हुआ करता था। ठीक है, अब नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इक्वालिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि अगर इक्वालिटी है तो रिजर्वेशन क्यों? रिजर्वेशन में तो क्या हुआ, एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर दिया आपने। इसी के एक पार्ट के अंदर 4 में लिखा हुआ है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन। अगर कोई ऐसा वर्ग है जैसे कि SC ST हैं, जो डिसएडवांटेज सोसाइटीज़ हैं, उनके किन्हीं बंदों का आपको उत्थान करना है, क्योंकि उत्थान करना पड़ेगा ना, काफ़ी लंबे समय से वो लोग जो हैं निचले तबके में रहे हैं, तो उनके उत्थान के लिए आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो। और इस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को ये क्या कहते हैं? रिजर्वेशन। ठीक है, तो ये आर्टिकल 16 के अंदर लिखा हुआ है। रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले छुआछूत बहुत हुआ करता था, तो इसीलिए छुआछूत की कुप्रथा को हटाने के लिए फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 17 में बोल दिया गया कि छुआछूत अपराध है, रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी, और स्टेट को उसको इंश्योर करना है कि भाई छुआछूत तो नहीं हो रहा कहीं। ठीक है, आर्टिकल 18, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, पहले क्या क्या टाइटल्स दिए जाते थे अंग्रेजों के जमाने में? राय बहादुर, साहिब जी, राजा जी, एटसेट्रा। ऐसा कोई टाइटल अब नहीं चलता। अब कोई राय बहादुरी नहीं है, अब कोई नाइटहुड नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी को टाइटल दे दोगे तो इक्वालिटी कहाँ रहेगी? अगर किसी को टाइटल दे दोगे तो इक्वालिटी कहाँ रहेगी? इक्वालिटी नहीं रहेगी। इसलिए क्या हो गया? एबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स। अब सिर्फ 2 तरह के टाइटल चलते हैं जिनको नहीं माना गया है कि टाइटल्स हैं। जैसे कि डिफेंस सर्विसेज में अगर कोई ऑफिसर है तो अपन बोलते हैं, जैसे किसी का नाम प्रमोद है तो मेजर प्रमोद। ठीक है, एयरफोर्स में कोई ऑफिसर है, किसी का नाम अनिल है तो स्क्वाड्रन लीडर अनिल। अब ये जो टाइटल्स हैं, इनको टाइटल्स नहीं माना गया है, इनको एक रैंक मानी गई है और सिर्फ डिफेंस सर्विसेज को दी गई है। वो वहां तक अलाउड है, या फिर
यूनिवर्सिटीज़ में कोई प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो अलाउड हैं। इसके अलावा बाकी कोई टाइटल अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है? अबॉलिशन ऑफ द टाइटल्स। ठीक है, आर्टिकल 18। तो ये आपके जो हैं, मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 14 से लेके 18 तक क्या हो गया, आपके राइट टू इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए आर्टिकल्स हैं। क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स हैं। अब दूसरे तरह के आर्टिकल्स देख लेते हैं। अभी फंडामेंटल राइट ही चल रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22, इसको कहते हैं राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम, जिसमें आर्टिकल 19 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आज मैं हमारी डेमोक्रेसी के अंदर सरकार का विरोध प्रदर्शित कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक तो लोकतंत्र है, और लोकतंत्र क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 19 में मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रखी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गलत बातें बोलने लग जाएं। आप संभ्रांत भाषा के अंदर किसी की नीतियों की बुराई कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया राइट ऑफ फ्रीडम 19 से लेके 22 तक। फिर आर्टिकल 23 से लेके 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई आपका शोषण नहीं कर सकता। और शोषण कैसे होता था पुराने जमाने में, पता है आपको? दास बना देते थे। बोले साहब ये ठाकुर साहब के दास हैं, ये राजा साहब के दास हैं। फिर वो दासत्व में ही जीवन बिताता था, उसका बेटा भी दास बन जाता था। तो दास प्रथा चलती हुई जा रही थी। या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जिसमें जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में क्या हो गया, दास दासी तो आ ही गए, प्रोस्टिट्यूशन भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आता है। ठीक है, बच्चों को बेच दिया जाता है, वो भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर आता है। तो ये क्या है? ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी मना हो गया, दास प्रथा भी मना हो गई। और क्या आ गया? चाइल्ड लेबर। पहले बहुत होता था, आज़ादी से पहले चाइल्ड लेबर होता था। फिर सरकार को लगा अगर चाइल्ड लेबर ही करता रहेगा तो पड़ेगा नहीं तो देश का उत्थान कैसे होगा? क्योंकि वही तो आगे जाकर के भैया इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, कुछ अच्छा काम करेगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे रोक लगाई राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में, आर्टिकल 23 से 24 के बीच में। ठीक है, आगे चलिए। आर्टिकल 25 से 28 राइट ऑफ रिलीजन। धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार। क्या मतलब हो गया इसका? आज कभी आप किसी को ये देखते हो कि भाई आप ये धर्म अपना नहीं सकते, आप अपने धर्म का प्रोपेगेशन नहीं कर सकते? नहीं, हर आदमी स्वच्छंद है। मैं आज किसी एक धर्म का हूं, मेरी मर्जी पड़ेगी तो मैं दूसरा धर्म तुरंत ज्वाइन कर लूंगा। आप वापस उस धर्म से पहले धर्म में आना चाहते हो, आपकी स्वच्छंदता है। आप अपनी पूजा कैसे करना चाहते हो, आप अपने मंदिर मस्जिद को कैसे मैनेज करना चाहते हो, आपकी मर्जी है। हालांकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कि बाकी पब्लिक को प्रॉब्लम हो रही हो या देश की सिक्योरिटी को प्रॉब्लम हो रही हो, वो सब काम नहीं होने चाहिए। बाकी पूर्ण रूप से आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के अंदर। ठीक है, अब आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30, ये क्या है? राइट अवेलेबल टू माइनॉरिटीज। देखो, जो मेजॉरिटी होता है वो तो वोट के माध्यम से अपनी चुनी हुई सरकार को बना देता है, और सरकार बात भी उनकी सुनती है। क्यों? क्योंकि वोट मेजॉरिटी उनके होते हैं। तो जो
कम रह गए हैं संख्या के अंदर, उनकी कौन सुनेगा? उनका तो आप एक तरीके से क्या करना करोगे, दमन करना शुरू कर दोगे। तो नहीं, आप उनका दमन नहीं कर सकते। उसके लिए उनको प्रोटेक्शन दे रखा है आर्टिकल 29 से 30 के अंदर। क्या क्या अवेलेबल हो सकता है माइनॉरिटीज़ को, कि भाई वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्री हैं, अपनी कोई पर्टिकुलर उनकी स्क्रिप्ट है, लैंग्वेज है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्री हैं। उनको आप उनसे वो छीन नहीं सकते हो। उनके कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो उनको अलाउ करो कि भाई वो जो है उनको मैनेज कर सकते हैं। तो ये राइट टू माइनॉरिटीज है। एक था राइट टू प्रॉपर्टी। मैंने आपको बताया था कि जब संविधान बना था तो राइट टू प्रॉपर्टी अवेलेबल था, किसी की ज़मीन को आप ऐसे नहीं छीन सकते। फिर सरकार को लगा कि भाई ये राइट टू प्रॉपर्टी तो बहुत गलत फंडामेंटल राइट हमने बना दिया, क्योंकि किसी के पास बहुत बड़ी ज़मीन है और वहाँ की डेवलपमेंट करने के लिए मेरे को वहाँ से रेलवे लाइन निकालनी है, तो उसका तो मैं अधिग्रहण ही नहीं कर सकता। तो सरकार ने बोला नहीं भाई, ये राइट टू प्रॉपर्टी जो है इसको हटाओ और इसको क्या करो, फंडामेंटल राइट से क्या करो, एक लीगल राइट बनाओ। तो अब इसको क्या कर दिया, नो मोर अ फंडामेंटल राइट। अदरवाइज पहले ये 7वां फंडामेंटल राइट हुआ करता था, अब नहीं है। अब क्या है ये, नाउ इट्स अ लीगल राइट। लीगल राइट का मतलब ये हो गया कि सरकार अगर आपकी जमीन का अधिग्रहण करेगी तो आपको देनी तो पड़ेगी, सरकार बदले में आपको उसका कीमत दे देगी, उसका पैसा दे देगी, ठीक है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि नहीं साहब मैं नहीं दूंगा अपनी जमीन, सरकार चाहेगी तो आपसे जमीन ले लेगी, ठीक है। सो नाउ इट्स अ लीगल राइट, नो मोर अ फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 32 देखिए, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। मान लो आपके किसी फंडामेंटल राइट का हनन हो गया, अब क्या करोगे, आप कहाँ जाओगे? तो आप खुद गुहार कहाँ लगाते हो? आप कुछ भी आपके साथ सरकार ने गलत कर दिया तो गुहार कहाँ लगाते हो? आप कोर्ट में जाते हो ना। इसी को कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। आप पहुंचोगे सीधे या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट में तो आप आर्टिकल 226 के तहत रिट लगाते हो। रिट क्या होती है मैं आपको आगे बताऊंगा। रिट पिटिशंस होती हैं कि साहब मेरा फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आर्टिकल 32 जो है उसमें ये कह रखा है कि आपको किसी निचली अदालत में जाने की ज़रूरत नहीं है। पता चला कि आप जिला न्यायालय में जा रहे हो, फिर हाई कोर्ट में जा रहे हो, फिर सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपके फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हुआ है तो एक छोटे से छोटा आदमी डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन डाल सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करेगी। सो इसलिए आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आप डायरेक्ट कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है, आर्टिकल 32 के अंदर। तो दोस्तों ये हमने कुछ देखा कि भाई फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो कैसे कैसे हैं। आप समझ में आ गई आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में। काफ़ी संभावना है कि फंडामेंटल राइट्स से एक सवाल आपके एग्जाम में आए, ठीक है दोस्तों। आगे एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं अपन। फिर पार्ट 3 अपन ने देख लिया फंडामेंटल राइट्स का। पार्ट 4 और देखिए, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक ये क्या बताते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, एक बार इसको और एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे?
डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज मतलब क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई सरकार बन गई, मान लीजिए प्रधानमंत्री बन गए या किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए, तो जब आपकी सरकार बनी है उसको किस तरीके से गवर्नेंस चलानी चाहिए, एक आइडियल राज्य कैसे चलाना चाहिए, उसके कुछ निर्देशन, कुछ गाइडेंस दे रखी है किसमें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। जैसे कि क्या क्या वो निर्देश क्या क्या दे रखे हैं, क्या क्या निर्देश दे रखे हैं संविधान ने, कि भाई यू शुड वर्क फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस, कि लोगों का सामाजिक रूप से भी उत्थान हो और आर्थिक रूप से भी उत्थान हो। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के पास तो बहुत पैसा है, किसी के पास कम पैसा है। आप कोशिश करो कि जिसके पास कम पैसा है उसके पास भी पैसा ज़्यादा हो जाए, ठीक है, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट करो उनका। तो उसके लिए क्या कर रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आज आपको आरक्षण मिल रहा है, क्या कौन सा आरक्षण मिलता है आपको, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाला आरक्षण। क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रखी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। तो वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, आपको एक अपलिफ्टमेंट के लिए एक ऑप्शन दे दिया, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आरक्षण दे दिया, ठीक है। ऐसे सोशल अपलिफ्टमेंट करना है तो क्या कर दिया, सब SC ST को या OBC को आरक्षण दे दिया, ठीक है। तो ये क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। तीसरी एक चीज आती है पॉलिटिकल जस्टिस। ये नॉर्मली फंडामेंटल राइट से पॉलिटिकल जस्टिस हो ही जाता है आपका, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये होते हैं, जैसे कि ये बोल दिया कि भाई राज्य को चाहिए कि भाई विलेज पंचायत ऑर्गेनाइज करवाइए, विलेज पंचायत से क्या है, गवर्नेंस होगी, अच्छी गवर्नेंस होगी, लोग बाग गवर्नेंस के साथ जुड़ेंगे। अब ये बाध्यकारी नहीं है, ये सब करने के लिए राज्य बाध्यकारी नहीं है, लेकिन एक डायरेक्शन दिया गया कि अगर आप प्रधानमंत्री बने हो, अगर आपकी सरकार बनी है, तो आपको इस तरीके से राज्य चलाना चाहिए। और क्या देना चाहिए लोगों को, पुअर्स हैं मान लो कोई गरीब आदमी, तो उसको क्या देना चाहिए, फ्री लीगल एड देनी चाहिए। वकील हायर नहीं करता महंगा, तो सरकारी वकील की सुविधा दो उसको, ताकि वो अपना केस ढंग से लड़ सके। तो जस्टिस कर रहे हो ना आप लोगों के साथ। तो इसीलिए ये क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। लेकिन फंडामेंटल राइट और नीति निर्देशक तत्वों में एक डिफरेंस होता है। फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो गया तो आप सरकार के विरुद्ध कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट आपकी सुनेगी, आपको न्याय दिलाएगी। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज का हनन कभी राज्य सरकार, किसी भी सरकार द्वारा नहीं होता, क्योंकि ये बाध्यकारी नहीं है किसी सरकार पे। ये सिर्फ डायरेक्टिव देते हैं सरकार को, बाध्यकारी नहीं है सरकार कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करे या ना करे। तो फिर साहब अगर कोई नहीं करता है तो क्या करें? अगर कोई सरकार ऐसी आ गई जो कि ये सब काम नहीं करती है, अच्छे वेलफेयर, इनको क्या कहते हैं, वेलफेयर मेजर्स, इनको क्या कहते हैं, वेलफेयर मेजर्स। अगर कोई सरकार वेलफेयर मेजर्स नहीं कर रही है तो हमारा तो शोषण हो गया, होगा इनडायरेक्टली, लेकिन फिर आप उसका बदला कैसे ले सकते हो, अगले बार वोट डाल करके। ऐसी सरकार को वोट मत दो। और इसीलिए जितनी भी सरकारें आती हैं वो जानती हैं कि पब्लिक जस्टिस करेगी 5 साल बाद। अगर हमने इनको फॉलो नहीं करा तो पब्लिक जस्टिस करेगी 5 साल बाद और हमको वोट नहीं देगी। इसीलिए इन वेलफेयर मेजर्स को फॉलो करती है सरकार, एंड दैट्स वाई इसको कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बट इनके वायलेशन के लिए सरकार के विरुद्ध आप कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये डिफरेंस था फंडामेंटल राइट्स में एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। आज हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 को स्टडी करा है। अपने आगे आने वाले वीडियो और लेक्चर्स में हम संविधान के अगले पार्ट्स को स्टडी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।